हे हाय फ्रेंड्स। कल हमने एक वीडियो बनाया था स्टॉक मार्केट कब गिरेगा, और बहुत ही जबरदस्त रेस्पॉन्स आप लोगों की तरफ से मिला है उस वीडियो के लिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट कि आप लोगों को वो वीडियो काफी अच्छा लगा। इस वीडियो में उसी का पार्ट 2 हम बना रहे हैं कि जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं। आई जस्ट थॉट कि डेफिनेटली वो क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पे लेने चाहिए, एंड आई विल ट्राई एंड आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। मैं एक स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ लाइक यस्टरडे, जिसपे बहुत सारी चीजें हम लिख सकते हैं। जस्ट अ सेकंड फ्रेंड्स। आई एम जस्ट मिररिंग द स्क्रीन। यस, तो आप लोगों को ये 3 क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इंडियन मार्केट्स आर लिंक्ड टू यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। Second, why US GSEC will go up or going up. And third, what should we do as an investor in this particular time? तो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे करने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, हाउ इंडियन मार्केट्स आर लिंक्ड टू यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब यहाँ पे एक डिस्कशन होगा। जो डिस्कशन होगा वो होगा कि हमारा जो डिपेंडेंस है ऑन एफआईआईज वो कितना ज्यादा है। हम लोगों ने देखा है लास्ट ईयर जो एक स्टुपेंडस रैली हमने इंडियन स्टॉक मार्केट्स में देखी है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन था $23 बिलियन का एफआईआई इनफ्लो। अब रिसेंटली अगर आप लोगों ने, इफ यू आर फॉलोइंग म्यूचुअल फंड न्यूज, तो वहां पे एवरी मंथ म्यूचुअल फंड से हमें नेट आउटफ्लोज होते हुए नजर आ रहे हैं। नेट आउटफ्लोज मतलब जो रिप्लेस कर सकता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, वो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसमें म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं एंड इंश्योरेंस कंपनीज भी आती है। यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर म्यूचुअल फंड्स की हम बात करेंगे, जहां आई थिंक मोर देन 12-13 लाख करोड़ रुपीस का जो एलोकेशन है, एयूएम है, वो इक्विटी एयूएम जो है वो म्यूचुअल फंड से आता है मार्केट में। वो ऐसा माना जा रहा था कि भाई ये एफआईआईएस को रिप्लेस कर सकते हैं, एंड टू सर्टेन पॉइंट तक उन्होंने उनको रिप्लेस भी किया है। बट जिस तरीके से ओवरऑल जो फ्लोज आए हैं इन 2020 कैलेंडर ईयर 2020, वो क्यों आए, कल हमने वो बात की थी। $8 to 9 ट्रिलियन तक का मनी प्रिंटिंग हुआ है, फ्री मनी प्रिंटिंग। और ये जो मनी प्रिंटिंग है ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से स्टॉक मार्केट में, स्पेकुलेटिव एसेट्स में आता ही है। अब हम वापस उसी क्वेश्चन पे जाते हैं कि भाई ठीक है, ये सब बता दिया आपने, बट हाउ इंडियन मार्केट्स आर लिंक्ड टू यूएस जीसेक। यहाँ पे पहले मुझे समझाना था कि कैसे हमारी डिपेंडेंसी है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पे स्टॉक मार्केट में। अब वहां पे आप जस्ट समझिए कि इतना बड़ा पैसा प्रिंटिंग हुआ है, और उसमें से एक छोटा सा अमाउंट अगर $20-25 बिलियन, याद रखिएगा, $1000 बिलियन इज इक्वल टू $1 ट्रिलियन। ऐसा $8 से $9 ट्रिलियन का पैसा प्रिंट हुआ है टू सपोर्ट द इकोनॉमीज। बट उसमें से एक अच्छा खासा पोर्शन स्पेकुलेट एसेट्स में जाता है, जिसमें इमर्जिंग मार्केट्स भी आते हैं, डेवलप मार्केट्स भी आते हैं। तो आप जस्ट समझिए कि उसमें से कितना छोटा सा पोर्शन इंडियन मार्केट में आया और उसने यहाँ पे क्या तहलका मचाया है। अब ये जो पैसा है, ये पैसा क्यों आ रहा है इंडियन मार्केट्स में या फिर अदर स्पेकुलेटिव एसेट्स इक्विटी मार्केट्स में? बिकॉज द यील्ड्स 10-year जीसेक यील्ड, ये सबसे सेफेस्ट ऑप्शन माना जाता है इन्वेस्टमेंट का, यूएस 10-year जीसेक। मतलब दुनिया में, अभी आप बोलोगे क्यों यूएस ही क्यों, तो अब उसकी भी बात करते हैं। यूएस क्यों? क्योंकि यूएस है दुनिया का चौधरी। अब ये चौधरी क्यों है? बिकॉज इट्स अ डेमोक्रेसी फर्स्ट ऑफ ऑल। अब इसको चैलेंज करने के लिए दो कंट्रीज हमेशा इसे चैलेंज करती है। फर्स्ट वन इज रशिया एंड सेकंड वन इज चाइना। बट दोनों जगह पे, मतलब चाइना में तो देयर इज नो मतलब डेमोक्रेसी का कोई सवाल ही नहीं है, बट रशिया में माना जाता है कि डेमोक्रेसी है। बट आई थिंक इट्स बेटर कि हम उस पर ज्यादा डिस्कशन ना करें, तो वही सही है। एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं, बिगेस्ट मतलब साइज वाइज, पावर वाइज,
तो डेफिनेटली वो यूएस है। अब इसको रिप्लेस करने के लिए दूसरी जो इकोनॉमीज है या फिर दूसरी जो कंट्रीज है उसमें जापान आएगा या फिर यूरोपियन यूनियन आएगा। अब यूनाइटेड किंगडम अलग हो गया, वो भी आ सकता है, बट ये इतने स्ट्रांग नहीं है कंपेयर टू द साइज ऑफ यूएस, एंड दैट्स व्हाई सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सबको लगता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, कि मैं यूएस जीसेक में ही इन्वेस्ट करता हूं टू सेफगार्ड माय प्रिंसिपल। सो ये सबसे बड़ा रीजन है क्यों यूएस मार्केट में पैसा जाता है। सो ये जो इंस्टीट्यूशनल मनी, जैसे कि कल हमने बात की थी, उसके पास जो दो ऑप्शंस है, फर्स्ट वन इज इक्विटी, जिसमें डेवलप्ड इकोनॉमीज की इक्विटी मार्केट्स भी आते हैं एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज भी आती है, जैसे कि हमारे स्टॉक मार्केट्स इंडिया के। एंड दूसरा है डेट। अब डेट में स्पेसिफिकली आई थिंक यूएस जीसेक पे उनका बहुत ज्यादा ध्यान होता है, उस पे ही ज्यादा डिपेंडेंसी वो करना चाहते हैं। सो ये एक रीजन है। तो जैसे अब इसीलिए जब उनके पास ऑप्शन नहीं था, 0.33% पे 10 ईयर जीसेक ट्रेड कर रहा था, तो उनको इक्विटीज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहे थे। बट वही यील्ड जब अभी 1.31% पे है और ये आगे जाके अगर 2% पे जाती है, देन दे विल स्टार्ट डाउनसाइजिंग इक्विटीज फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन इक्विटीज ही गिरेंगे, वहां पे यूएस इक्विटीज भी गिरेंगे, बाकी ग्लोबल इंडाइसेस विल आल्सो गो डाउन विद द राइजिंग यील्ड। ये इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं कि ये यील्ड पे हमें ध्यान रखना है। सो ये यील्ड अगर और ज्यादा ऊपर ऊपर जाती रहेगी, सो डेफिनेटली जो अपसाइड होगा या इक्विटी मार्केट्स में, वो अपसाइड रेस्ट्रिक्टेड होगा। सो वहां पे भले ही आपको बहुत ज्यादा फॉल नजर ना आए, बट स्मॉल करेक्शंस वी कैन नॉट डिनाई। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए। तो इसीलिए ये 10 ईयर जीसेक पे आपको ध्यान रखना है। नाउ तो इसमें हाउ इंडियन मार्केट्स, बिकॉज हमने बोला कि हम बहुत ही स्मॉल साइज है। सो स्मॉल साइज में अगर आप हमारी जो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, भले उसमें एलआईसी जैसे प्लेयर्स आए या फिर इंडियन म्यूचुअल फंड्स आए, बट दे आर नॉट येट दैट कैपेसिटी। अभी क्या पेनिट्रेशन है हमारे इंडिया में, मतलब टोटल डीमैट अकाउंट्स जो सुनने में आ रहा है वो अराउंड 2 करोड़ समथिंग है। सो आप समझिए कि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बट वी डू नॉट हैव द रिसोर्सेस, वी डू नॉट हैव द कैपिटल टू सपोर्ट आवर मार्केट्स। ऐसा लग रहा था जिस तरीके से ईटीएफ में पैसा आ रहा है, ईपीएफओ से भी पैसा यहाँ पे डाला जा रहा है, बट स्टिल लुक्स लाइक द साइज ऑफ द ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट, उसके कंपैरिजन में इंडियन मार्केट्स काफी छोटे हैं। एंड दैट्स व्हाई हमारी डिपेंडेंसी जो है वो एफआईआईज पे बहुत ज्यादा है। एंड एफआईआईज आर वेरी अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टर्स, तो उनके लिए डेट और इक्विटी में जो ज्यादा अपॉर्चुनिटी उनको प्रेजेंट करता है, उसके हिसाब से वो वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, व्हाई यूएस जीसेक विल गो अप और गोइंग अप। अब जब आप फ्री मनी प्रिंटिंग करोगे, सो फ्री मनी प्रिंटिंग जब होती है तो उसका एक सीधा सीधा बाय प्रोडक्ट होता है, वो होता है इन्फ्लेशन। अब कैसे, से सपोज 100 गुड्स अवेलेबल है सेल करने के लिए एंड 100 रुपीज अवेलेबल है टू बाय, ठीक है, टू बाय दीज गुड्स। अगर आप जस्ट समझिए ये जो गुड्स है आपके वो 100 ही है और आपने और 100 रुपए प्रिंट कर दिए तो आपके पास 200 रुपए हो जाएंगे। सो देन 100 गुड्स है 200 रुपए, मतलब 1 रुपए को एक गुड जो मिलता था पहले, वो अभी 2 रुपए को मिलेगा। सो इसका क्या मतलब है, 1 रुपए से 2 रुपए जाना, ये सीधा सीधा इन्फ्लेशन होता है। सो दैट्स व्हाट, आज नहीं तो कल ये जो फ्री मनी प्रिंटिंग हुई है, ये जो क्वांटिटेटिव ईजिंग हुई है, क्यूई जिसे कहा जाता है, ये क्यूई का जो पैसा आया है मार्केट में, आज नहीं तो कल ये इन्फ्लेशन बढ़ाएगा ही। और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसे काउंटर करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाते हैं। जैसे कि हमने देखा है आरबीआई जैसे रेपो रेट बढ़ाता है। क्यों रेपो रेट बढ़ाता है? बिकॉज इन्फ्लेशन ऊपर गया है। तो इन्फ्लेशन क्यों ऊपर गया है? बिकॉज डिमांड बढ़ गई है। सो डिमांड को घटाने के लिए क्या करना चाहिए? डिमांड को घटाने के लिए इंटरेस्ट रेट्स अप करने चाहिए। सो ये सीधा सीधा इक्वेशन होता है एंड दैट्स व्हाट द यूएस फेडरल रिजर्व विल डू। और उसी का इंडिकेशन जो होता है वो 10 ईयर जीसेक जो होती है वो मतलब प्रोएक्टिवली रिएक्ट करना शुरू करती है 10 ईयर, जिससे कि भाई आने वाले समय में फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, जो अभी 0 to 2.0 to 0.25% है, बट मार्केट इज एक्सपेक्टिंग
that particular yield between 1.25% to 1.5%. That's what the 10-year G-Sec is suggesting to us. It means कि इन्फ्लेशन कभी भी आ सकता है मार्केट में, एंड दैट्स व्हाई द यील्ड्स आर गोइंग अप. और ये बाहुबली, बहुत सारे लोगों को बुरा लगा, सर इक्विटी को बाहुबली बोलो और उसको भलाल देव बोल दीजिए डेट को. इट्स ओके, मतलब अभी वो हमने लिंक कर दिया है तो इसीलिए. सो ये बाहुबली जो है 10 ईयर जिसे ये बढ़ता जा रहा है. क्यों? बिकॉज इन्फ्लेशन आ सकता है, दैट्स व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग. और इन्फ्लेशन जब आएगा तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे. सो वही प्रोएक्टिवली जो यील्ड्स है वो दिखा रहे हैं कि भाई बी रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. सो इसीलिए क्यों जिसे ऊपर जा सकता है, तो इस कारण से जिसे ऊपर जा सकता है. अभी और एक क्वेश्चन लोगों ने पूछा था, सर फिर हमने ऐसा नहीं देखना चाहिए कि जो इंडिया का 10 ईयर जीसेक है, 10 ईयर जीसेक विच इज ऑफरिंग अराउंड 6%, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 6 की अगर हम बात करते हैं, सो अराउंड 16.6 का पी रेशो इनका नजर आता है. सो ये पी रेशो यूएस इंडियन 10 ईयर जिससे का पी 16.6 है, मार्केट का पी 40 है. सो डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा है, एंड दैट्स व्हाई इंडियन टर्म्स में इंडिया का डेट अट्रैक्टिव नजर आ रहा है. फिर आप लोगों को लग रहा होगा भाई सर फिर यूएस गवर्नमेंट ये जो यूएस के जो फंड्स है वो यहाँ पे आके पैसा क्यों नहीं डाल रहे हैं? बिकॉज फॉर देम आई थिंक स्पेकुलेटिव एसेट्स में उनको इंडियन इक्विटी ज्यादा पसंद आता है. सो दैट्स व्हाई दे आर कमिंग टुवर्ड्स इक्विटीज. और हमारा जो डेट मार्केट है दो इक्विटी से बड़ा है, बट आई थिंक सीरियस प्लेयर्स ऑफ फॉरेन इक्विटी, मतलब फॉरेन जो फंड्स है वो डेट में इतना ज्यादा मैनिपुलेशन करने के लिए नहीं आ रहे जितना वो इक्विटीज में आते हैं. इंडियन इन्वेस्टर अगर आप सोचोगे नहीं मुझे तो ये अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, इससे ज्यादा डेफिनेटली देयर इज नो डाउट कि डेट इज लुकिंग मोर अट्रैक्टिव इन इंडिया कंपेयर टू इक्विटी, बिकॉज यील्ड्स जो है वो 6% है डेट के, एंड अगर 40 का पी रेशो हम बात करते हैं तो 2.5% के है इक्विटी के यील्ड्स. So definitely 6% is more than 2.5%, but the volumes are not there to decide all those things. अगर सिर्फ और सिर्फ इंडियन मार्केट अवेलेबल होता तो डेफिनेटली यहाँ पे इक्विटी करेक्ट होता एंड डेट ज्यादा पसंदीदा होता लोगों का. प्रॉब्लम यह है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पे जो डिपेंडेंसी है इंडियन मार्केट्स की, वो डिपेंडेंसी की वजह से जो लॉजिकल थिंग्स है वो इंडिया में नहीं हो रहे हैं, एंड वी आर that is another reason why we are so much dependent on foreign institutional investors. Now the third question, what should we do? हमने क्या करना चाहिए अभी एज एन इन्वेस्टर? मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं कि ये एक टर्म है, आप लिख लीजिए, इसको प्रिंट कर लीजिए, ये एसेट एलोकेशन, और आपके डेस्क पे हमेशा रखिए. आई थिंक दिस इज द टर्म जो आपको हमेशा बचाएगी. इट विल ऑटोमेटिकली बाय एट लो लेवल्स एंड सेल एट हाई लेवल्स. सिंपल चीज है. 100 रुपए है, 50 रुपए इक्विटी और डेट में आपने डाले हुए हैं, 50 रुपए के 60 रुपए इक्विटी में हो जाते हैं और 50 रुपए के 55 रुपए डेट में हो जाते हैं. दोनों मिला के आपके हो जाते हैं 115 डिवाइडेड बाय 2. सो ये आ गया 2 5 57.5 आपके दोनों एसेट्स में होने चाहिए. सो इसमें से आपने 2.5 निकालने चाहिए और इसमें 2.5 डालने चाहिए. सो दैट्स हाउ द एसेट एलोकेशन वर्क्स. और यही एक सॉल्यूशन होता है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए. सो दिस इज द बेस्ट थिंग टू फॉलो. अगर ऐसे यूफोरिक मार्केट्स होते हैं, सो यू कैन रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो ऑन अ क्वार्टरली बेसिस. नॉर्मल मार्केट्स, मतलब बिकॉज वी हैव सीन सम यूफोरिक सिचुएशंस, डाउनसाइड आल्सो अपसाइड आल्सो, तो इसीलिए ये क्वार्टरली रीबैलेंसिंग. अदरवाइज ईयरली अगर आप एक बार भी रीबैलेंसिंग करते हो या फिर हाफ ईयरली एक बार करते हो तो भी इट इज मोर देन इनफ टू रीबैलेंस योर पोर्टफोलियोज. सो ये याद रखिएगा, रीबैलेंसिंग. और यही हम कोशिश करते हैं हमेशा. हमारे जो मॉडल पोर्टफोलियोज वगैरह है उसपे भी फॉलो करते हैं बहुत सारी चीजें वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से. सो इसीलिए आप लोगों ने भी ये सब चीजें अच्छे से फॉलो करके आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने चाहिए. दोस्तों 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स का टारगेट आप लोगों ने ऑलमोस्ट अचीव कर दिया है, एंड दैट्स व्हाई थैंक यू. ये एक प्रोमो कोड हमने लॉन्च किया जिसमें आपको हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पे 33% का डिस्काउंट मिलेगा. सो 7,500 का जो हमारा मॉडल पोर्टफोलियो है, यू विल गेट इट एट 5,000 रुपीज. तो डेफिनेटली investednya.in को विजिट कीजिए दोस्तों, investednya.in, और वहां जाके आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो. मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा. आई होप
कि आपको ये नया एक फॉर्मेट भी पसंद आ रहा है। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।